नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पाकिस्तान में आतंक की दुनिया सनसनी मची हुई है। आतंकवादियों में अज्ञात हमलावरों का खौफ फिर से बैठता दिख रहा है। वजह है आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक सीनियर कमांडर की इस्लामाबाद में संदिग्ध हालात में मौत। कारी सईद अब्दुल अजीज लश्कर का एक अहम कमांडर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कारी सईद की मौत संदिग्ध हालातों में हुई है। कारी एक अनजान रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद इस्लामाबाद की क्यूबा मस्जिद पहुंचा, लेकिन मस्जिद के गेट पर पहुंचते ही अचानक गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। मौत की असली वजह क्या है, फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस मौत ने पाकिस्तान में चल रहे एक और बड़े सवाल को हवा दे दी है। आखिर पाकिस्तान में लश्कर के कमांडर और आतंकवादियों को कौन चुन चुन कर मार रहा है, गिरा रहा है, कौन निशाना बना रहा है? क्योंकि अब्दुल अजीज की मौत ऐसे वक्त में हुई जब लश्कर से जुड़े एक ऑपरेटिव ने दावा किया था कि पिछले कुछ सालों में संगठन के करीब 30 सदस्यों को पाकिस्तान और पीओजे में अनजान लोगों ने मार गिराया है। दावा है कि इन हत्याओं का सिलसिला पेशावर, कराची, रावलपिंडी, रावलकोट और मुजफ्फराबाद तक देखा गया। यानी एक तरफ पाकिस्तान आतंकवादियों को पालने पोसने के आरोपों से घिरा है, तो दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी संगठन के भीतर से ही अपने लोगों के लगातार मारे जाने की बात भी सामने आ रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ बताते और समझाते हैं, एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद कुछ ग्राफिक्स से भी समझाएंगे। पाक लश्कर कमांडर की संदिग्ध मौत, किसने निकाला आतंक का डेथ वारंट? आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बना कब्रगाह। कौन कर रहा आतंकियों का चुन चुन कर शिकार? पाक आतंकियों में डर, जाने कौन टपका जाए किधर? जिस पाकिस्तान में पलते आतंकी अब वहीं घूम रहे शिकारी। लश्कर पर मौत का शिकंजा, आतंकियों का जारी सफाया। आतंक की दुनिया में खौफ, लश्कर कमांडर की मौत। पाकिस्तान में आतंकियों की सांसें अब गिनती की बची हैं। जैसे मोहम्मद से लेकर लश्कर-ए-तैयबा तक पाकिस्तान के पाले के हर आतंकवादी गुटों में अब आतंक है। कोई है जो चुन चुन कर आतंकियों का सफाया कर रहा है। पाकिस्तान के भीतर ही अमन और शांति के दुश्मन एक एक करके खत्म हो रहे हैं। भारत में आतंक फैलाने और मौत बांटने वाले अब खुद बेदर्द मौत का शिकार हो रहे हैं। आतंकियों के संदिग्ध हालात की मौत में एक और नाम जुड़ गया। ये तस्वीर लश्कर के सीनियर कमांडर कारी सईद अब्दुल अजीज की है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जहां सुरक्षा का दावा हमेशा सबसे ज्यादा किया जाता है, वहीं लश्कर-ए-तैयबा के एक सीनियर कमांडर की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। कारी सईद अब्दुल अजीज लश्कर के उन चेहरों में बताया जाता है जो कश्मीर के मारे गए आतंकियों के परिवार से जुड़े काम को संभालता था। बताया जा रहा है कि अब्दुल अजीज ने एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाया जिसे वह पहले से नहीं जानता था। खाना खाने के बाद वह नमाज के लिए क्यूबा मस्जिद पहुंचा, लेकिन मस्जिद के दरवाजे के पास ही अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, वह गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। कारी सईद अब्दुल अजीज कोई मामूली आतंकी नहीं था, लश्कर का सीनियर कमांडर था। उसके जिम्मे आतंकी नेटवर्क से जुड़ा बेहद अहम काम था। जानकारी के मुताबिक वह लश्कर के उस विभाग से जुड़ा था जो जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ों के दौरान मारे गए आतंकियों के परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम करता था। लश्कर कमांडर कारी सईद की संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद लश्कर समेत पाकिस्तान के आतंकी गुटों में दहशत है। यह पहली बार नहीं है जब संदिग्ध हालात में पाकिस्तान के आतंकवादी की मौत हुई है। इससे पहले भी कई आतंकी अज्ञात हमले में मारे जा चुके हैं। कारी सईद की मौत से कुछ दिनों पहले लश्कर-ए-तैयबा ने पहली बार कबूला था कि पाकिस्तान में लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर का वीडियो आया था सामने। रिजवान हनीफ का वीडियो सामने आया था। वीडियो में लश्कर ने सार्वजनिक रूप से किया था कबूल पाकिस्तान और पीओके में मारे गए लश्कर आतंकी। 30 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात कबूली। अज्ञात हमलावरों ने आतंकियों को मार गिराया। पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान में लगातार रहस्यमय तरीके से आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इनमें लश्कर, जैश के वो आतंकी भी हैं
जो भारत के वांटेड आतंकी थे। पेशावर, कराची, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, रावलकोट जैसे शहरों में अज्ञात हमलावरों ने आतंकियों को निशाना बनाया। फिलहाल लश्कर कमांडर कारी सईद की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों लश्कर के कबूलनामे के बाद पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी नेटवर्क में खौफ है, क्योंकि जिस जमीन की आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उसी जमीन पर अब उनके कमांडरों और सदस्यों के मारे जाने की खबरें लगातार चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, पीओके में लश्कर ए तैयबा के कई आतंकवादियों को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। कुछ को तो लश्कर के हेडक्वार्टर में घुसकर मारा गया है। कुछ बड़े आतंकी जो मारे गए वो अब आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं कि कौन कौन है जो मारे गए। आप देखिए, 2026 में इस्लामाबाद में लश्कर का पुराना कमांडर कारी सईद अब्दुल अजीज, ये 2026 में, ये कौन कौन से वो आतंकवादी है जिनको खत्म किया गया, वो लिस्ट हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे जो परिवारों को पेंशन बांटा करता था, ये जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ, मारे गए आतंकियों के परिवारों को ये पेंशन बांटता था, मतलब वो उनका हिमायती बनने की कोशिश करता था, ये जानकारी सामने आ रही है। तो ये था कारी सईद अब्दुल अजीज जो 2026 में मारा जाता है इस्लामाबाद में। अब इसके अलावा देखिए, जो दूसरा नाम है वो कौन सा है, अमीर हमजा। जी हाँ, 2026 में लाहौर में लश्कर ए तैयबा का संस्थापक सदस्य बताया जाता है ये, जिसको खत्म किया गया। और ऐसे में अब इसका काम क्या था वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये अमीर हमजा का नाम काफी ज्यादा, जी हाँ, और बड़ा आतंकवादी माना जाता था। क्योंकि अगर आप देखिए, लश्कर का ये वरिष्ठ कमांडर मुरीद के लश्कर मुख्यालय 2026 में मारा गया, मोहम्मद बिलाल आरिफ सल्फी, इसको खत्म किया गया था साल 2026 में मुरीदके में लश्कर मुख्यालय में। लश्कर का ये वरिष्ठ कमांडर बताया जाता था। तो लश्कर ए तैयबा हो या फिर और अन्य आतंकवादी जो संगठन है उनके हो, तमाम लोगों को मारने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि ये कोशिश कैसे हो रही है, कैसे इसमें सफलता मिल रही है, ये भी देखना होगा। इसके अलावा भी कई और, मतलब आप देखिए कि जो आतंकवादी हैं उनको समय समय पर खत्म किया गया है। और अब इसी विषय पर हम करेंगे बातचीत। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत सर आपका। और इसके अलावा एनके सूद सर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत इनसे भी करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया भी, थैंक यू सो मच। तपेश सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो पूरी परिस्थिति है इसको आप कैसे देख रहे हैं? आखिरकार चुन चुन कर ये जो आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए एक सबक भी है कि आप अगर आतंकवाद को पालेंगे, पोसेंगे, तो एक दिन आपके साथ भी यही होगा। Thank you very much for inviting me and a very good evening to you and my co-panelist. हिंदी फिल्म का डायलॉग है ना, डर होना चाहिए और डरना चाहिए मेरे दुश्मनों को मुझसे। अब चाहे वो मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, लेकिन डर तो है। और डर शायद इसलिए है क्योंकि हमारी पॉलिसीज चेंज हो गई हैं। हमने जीरो एरर सिंड्रोम अपना लिया है टेररिस्ट एक्टिविटीज के अगेंस्ट में। हम जो डिफेंसिव पॉलिटिक्स खेलते थे या डिफेंसिव रहते थे कि हम पे जब कुछ होगा गांधी जी एक गाल आगे करेंगे, दूसरे पे कोई दूसरा मारेगा, हम अब आगे बढ़ के मारने लगे हैं। इसको ऑफेंसिव डिफेंस कहा जाता है। Why to wait कि somebody will come to my house then only I will defend. I will defend when there is a threat. तो मैं उसके घर में जाके उसको मारूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब रॉ करा रहा है, नहीं करा रहा, पर आप देखिए कराने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। और लेकिन पाकिस्तान तो वहां पे बाढ़ भी आ जाए तो भी इंडिया ने कराई है, और वहां पे कुछ भी हो जाए तो वो रॉ कराती है या इंडिया कराता है, उस मैटर की बात नहीं करते। मैं इस बात की बात करता हूं कि वहां पे इमरान खान के साथ भी तो जो हो रहा है वो बहुत कुछ हो रहा है। इमरान खान की वाइफ भी तो करा सकती है, इमरान खान के समर्थक भी तो करा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आर्मी से दबे कुचले लोग हैं। क्योंकि देखिए ये जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ISI जो ओबियसली पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा है, जो मुनीर है वो भी, मुल्ला मुनीर है वो भी उस हाइडलाइनर पॉलिसी को बिलीव करता है, तो उसके अंडर में जितने लोग हैं और उसके फल फूल रहे उनकी वजह से वो लोग, तो इनके अपने दुश्मन बहुत हैं। जितना अत्याचार आर्मी पब्लिक पे कर रही है, वो अत्याचार कर रही है, तो ये हार्डलाइनर भी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान आर्मी की गाते हैं, पाकिस्तान की गाते हैं, रेडिकलाइजेशन की गाते हैं। तो ये कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है और चुन चुन के मारा जा रहा है। वो बड़ा प्लान्ड किलिंग है, बहुत स्टडी के साथ होती है। 2 बाइक वाले आते हैं, फिर
मारे जाते हैं और मार के चले जाते हैं। लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। इन कमांडर्स ने जो अपने आप को सेल्फ स्टाइल्ड कमांडर बताते थे, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा और तहरीके और व्हाटएवर। तो लेकिन तो ये मैं फिर से वही खत्म करूंगा कि डर होना चाहिए। वैसे अगर हम तो अगस्त 2025 की बात करें तो एक बदीन करके उनका टेररिस्ट था, उसमें जरूर काफी सारे प्रूफ देने की कोशिश करी थी पाकिस्तान आर्मी ने कि बदीन को रॉ ने मारा है। कराची में एक रॉ का सेफ हाउस बस्ट किया था जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी करी थी एक साथ, फिर 2 लोग और बाद में गिरफ्तार हुए थे। पर मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, क्योंकि वो तो कुलभूषण जाधव को भी लेके भी बैठे हुए हैं, जिसको ईरान से बेचारे उठा के ले आए थे और कि ये रॉ का जी एजेंट है। तो वो वर्ल्ड के सामने कुछ भी दिखा सकते हैं, पर डर होना चाहिए और ये बिल्कुल सही डर है। और अगर रॉ ऐसा नहीं कर रही है तो रॉ को ठीक है करना सर, मैं चाहिए। अब आपके पास आती हूँ। मेरे साथ एनके सूद सर भी, पूर्व अधिकारी रॉ, जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सूद सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है, जो कुछ भी ये पाकिस्तान में हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात ये कि अब चाहे पाकिस्तान जितना भी रोए, लेकिन अगर आतंकवाद को पालेंगे पोसेंगे तो एक दिन तो ये दिन देखना ही पड़ेगा। आम लोगों की जान जा रही है वहां पर, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, वो तो हम देख ही रहे। साथ ही साथ आतंकवादियों को भी खत्म किया जा रहा है। आखिरकार इस तरह की जो घटना होती है वो किसी देश के लिए क्या संदेश है? देखो, ये पाकिस्तान के लिए तो बड़ा अच्छा संदेश है। एक्चुअली पाकिस्तान की सफाई हो रही है। और अगर आप बात करते हैं कि भाई इंडिया में कैसे देखा जा रहा है, नेचुरली बात है कि हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान के अंदर उनके हीरोज मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान तो इनको हीरो कहता था, मुशर्रफ ने तो कई बार बात की है। देखिए, बेसिकली क्या, कुछ दिन पहले कोई रिपोर्ट आई थी कि एक लश्कर के कमांडर ने क्लेम किया है कि 30 आतंकी जो लश्कर थे उनको रॉ ने मारे। चलिए कोई बात नहीं, खैर मारे तो 51 है, आज 92 नंबर आ गया उसमें। लेकिन बेसिक क्या है कि हमें अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, डिफेंसिव से ऑफेंसिव भी होना पड़ेगा, जैसे हमारे ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा। देखिए, एक बात थी कि जब पहले हमारे यहाँ पे मिलिटेंट अटैक होते थे तो हम चुपचाप बैठ जाते थे, पाकिस्तान डरते थे। आज पाकिस्तान का डर नहीं है। जब पाकिस्तान ने उरी अटैक किया तो हमने घुस के उनके अटैक किया, उनके टेरर कैंप के हमने 30 उनके मिलिटेंट को मारा था। फिर जब उन्होंने पुलवामा अटैक किया तो हमने बालाकोट स्ट्राइक कर दी, जहाँ पे 300 से ज़्यादा आतंकियों को हमने मारा। फिर जब उन्होंने पहलगाम में अटैक किया तो हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके 2 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया। और किसी ने ये नहीं कहा कितने आतंकी मारे गए, 400 आतंकी मारे गए थे। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर तो छोड़िए, इंडिया के अंदर जितने पाकिस्तानी थे वो मारे जा रहे हैं। और आज जो टेररिज्म है वो घट के बड़ा श्रिंक हो गया और सिर्फ कश्मीर में रह गया। वहां पे भी एक देखा जाए तो कभी कभी एक आधी इंसिडेंट होती है। लेकिन इस आदमी का मारना, देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि एक बात और भी है, आपको बताऊं कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। और आप इसके ऊपर एक और बात कहूंगा मैं कि अभी एक खबर और भी आई है कि एक अतुर रहमान जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू लड़कियों को किडनैप करता था, 200 लड़कियों को किडनैप किया था, उसको भी मार दिया गया, उसकी मौत हो गई है। बड़े संदिग्ध तरीके से मौत हुई है। और इससे पहले जब पीएम मोदी पे अटैक हुआ था अगस्त 2025 के अंदर, जब वो एससीओ की मीटिंग अटेंड करने गए थे चाइना के अंदर, तो उस टाइम पे रिपोर्ट आई थी कि ये सारा का सारा काम किया जा रहा था बांग्लादेश के थ्रू। और जिस आदमी ने उनको मारने की कोशिश की थी उसको एक दिन पहले आपके जो आपकी रशियन इंटेलिजेंस है उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि उसको पॉइजन दी गई, और वो पॉइजन दी गई उसको जो हमारी मोसाद यूज करती है। मोसाद भी पॉइजन दे के मारती है, किसी के टूथपेस्ट में पॉइजन मिला के मार देती है, किसी को खाने में मिला देती है। उसके बाद वहाँ पे और भी इस टाइम पे मोसाद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है बांग्लादेश के अंदर। और वहाँ पे वो बहुत से लोगों को पॉइजन दिया गया था, मोसाद के द्वारा दिया गया हो या आपके रशिया के द्वारा दिया गया हो, चाहे रॉ के द्वारा दिया गया हो, लेकिन आतंकी मारे जा रहे हैं। मेन बात है, आज हमारा देश जब आतंकी एक मरता है तो समझिए कि हमारा देश और ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि आज आतंकियों ने बाहर निकलना बंद कर दिया। हाफिज सईद तो बाहर निकलते ही नहीं है। एक बार उनके घर के पास अटैक हुआ था, बम अटैक हुआ था, लेकिन वो बच गए या वहां पे वो नहीं थे। लेकिन आज वो अपने घर से नहीं निकलते। फिर जब इनके दूसरे आतंकी हैं, उनके मस्जिद पे अटैक होता है तो कोई ना कोई थोड़ा सा बच जाता है। लेकिन बहुत से आतंकी मारे गए और आगे भी मारे जाएंगे। लेकिन एक पॉलिसी हमारे देश की जो है वो बड़ी अच्छी हो रखी है। एक आपको एक और इंसिडेंट बता दूं, एक रिपोर्ट आई थी कि 2005 में अजीत डोभाल ने आपके जो दाऊद इब्राहिम उसको मारने की कोशिश की थी, जब वो अपनी बेटी की शादी में उन्होंने यूएई के अंदर जाना था, दुबई में जाना था। लेकिन और रिपोर्ट लीक हो गई। और रिपोर्ट भी किसने लीक की? वो आईबी के लोगों ने रिपोर्ट लीक की और वो बच गया। लेकिन आज देखा जाए, जैसे आपने पिक्चर के अंदर देखा, जबकि कुछ लोग कहते हैं ये जो फिल्में आती हैं ये एक्चुअली एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन प्रोपेगेंडा के साथ यहाँ पे बहुत से सच्चाई भी दिखाई गई है। और उस टाइम पे जो आपकी धुरंधर पिक्चर आई थी, वहाँ पे 11 आतंकियों का केस दिखाया गया था जिनको मारा गया। लेकिन एक्चुअली 2023 की सारी रिपोर्ट थी जहाँ पे 15 से 17 लोग जो पाकिस्तान के आतंकी थे वो मारे गए थे और सच्चाई के साथ थी। तो हमको भी अच्छा लगा इस चीज का। लेकिन आज पाकिस्तान बैकफुट पे आ चुका है।
जी। वो धमकी तो देता है, लेकिन धमकी देते देते अपने जो उनके हीरोज हैं उनको छुपा लेता है। और आज एक और बात जैसे हमारे ग्रुप कैप्टन साहब ने की थी कि आज पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी है उनके खिलाफ एक बड़ा कैंपेन भी चल रहा है। जिस तरीके से पीओके के अंदर वहां पे लोगों को अटैक किया जा रहा है, वहां पे मारा जा रहा है और आतंकी को वहां पे यूज किया जा रहा है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर भी उनको यूज किया जा रहा है। और जिस तरीके से आज तीनों तरफ से, एक तरफ आपका पीओके, एक तरफ बलूचिस्तान और एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी है, पाकिस्तान के टूटने की तैयारी चल रही है और आतंकियों का मारना एक बड़ी अच्छी खबर है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। जी ठीक है सर, मैं आती हूँ। अच्छा तपेश, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, ये जो पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है और इसके अलावा वो घटनाएं जो लगातार बढ़ी हैं, जिस तरह से जो अपने आप को उड़ा लेना वहां पर आम लोगों के बीच में जाकर, और जो कुछ भी सब कुछ हो रहा है, इस बीच में पाकिस्तान जो ये कोशिश करता है कि वो थोड़ा सा सिंपैथी गेन करे, क्या वो गेन कर पाएगा? क्या दुनिया ये देख पा रही है कि पाकिस्तान ने क्या किया और अब वहां पर क्या हो रहा है? नहीं खुशबू जी, पाकिस्तान को इस वर्ल्ड में कभी भी कोई सिंपैथी नहीं देता है। उसका एक कारण ये है कि आज तक वर्ल्ड में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, चाहे यूरोप में हुए, अमेरिका में हुए, कहीं भी हुए, उन सब में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक सामने आया। और ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट पैदा करने की एक सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अब देखिए, जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो बबूल बोता है उसका क्या हाल होता है, कांटे क्या उसको चुभते हैं कि नहीं चुभते। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, वो लोग जो पाकिस्तान ने पैदा किए वो पाकिस्तान में अटैक नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में भी अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान आतंकवाद का सफरर नहीं है, तो इसको कहते हैं जो बबूल बोता है उसके कांटे चुभते हैं, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, चाहे कुछ हो। ये सिर्फ एक सिंपैथी के नाम पे कि हम खुद सफरर हैं, बस इतना वर्ल्ड बैंक के सामने, अमेरिका के सामने, सऊदी अरब के सामने, ओमान के सामने, यूएई के सामने भीख मांग सकते हैं क्योंकि इनका खर्चा नहीं चल रहा। अच्छा, खर्चा क्यों नहीं चलता? क्योंकि आधा बजट तो आर्मी खा जाती है। ये कहने को तो ये बोलते हैं कि हमारा बजट तो $8 बिलियन है और इंडिया का बजट है $96 बिलियन, लेकिन हम 8 बिलियन में उतना प्रोड्यूस कर देते हैं जितना इंडिया 96 में नहीं कर पाता। भाई वो सिर्फ दिखावे के लिए है। एक आर्मी का मेजर और कर्नल रिटायर होता है तो 5 एकड़ जमीन देती है उसको सरकार को, इनके कैप्टन मर्सिडीज में घूमते हैं। ये लड़ाई लड़ने लायक लोग हैं? ये सिर्फ अपनी लड़ाई को, अपनी पब्लिक को आतंकियों के सहारे आतंकित करके अपने कंगारू कोड बना के सिर्फ अपना उल्लू सीधे करते हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का नुकसान नहीं हो रहा है या पाकिस्तान की पब्लिक सफर नहीं कर रही है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी इटसेल्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। भाई जिस आर्मी ने लाहौर समझौते के बाद तुरंत कारगिल में ये सब नाटक कर दिया और नवाज शरीफ को पता था नहीं पता था वो सब डिबेटेबल है। तो ये लोग कैसे लोग हैं? और इन लोगों का तो यही हश्र होगा जो हमारे रॉके ऑफिसर बोल रहे हैं कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये बलूचिस्तान तो देखो, बलूचिस्तान को तो कब्जाया गया था हमने 1971 में, बांग्लादेश को आजाद कराया, एक आइडेंटिटी थी, हमने नहीं कब्जाया जी, हमने उसको आइडेंटिटी दी। लेकिन बलूचिस्तान को इन्होंने, बलूचिस्तान तो 1947 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में हुआ था ना अलग हमसे, और बलूचिस्तान को इन्होंने कब्जा लिया। अब बलूचियों को सारा नोच के खा गए, गिलगित को खा गए बलूच, और खैबर पख्तूनख्वा और पीओ को खा गए, और ये पंजाबी आर्मी जो है वो वहां पे सारा राज कर रही है, और अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने इंटरेस्ट को आगे कर रखा है। तो इनका हाल बहुत बुरा होगा। इन्हें कहीं से सिंपैथी नहीं मिल सकती, पैसे तो मिल सकते हैं, और पूरा वर्ल्ड जब ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं तो ये हंसता है पूरा संसार इनके ऊपर। क्योंकि अब धीरे धीरे जब से मीडिया वर्ल्ड आया है, थोड़ा सोशल सर्किल में इंफॉर्मेशन नेटवर्क बड़ा है, तब सबको पता है कि हिंदुस्तान कैसा देश है। और ये धुरंधर थे, धुरंधर हैं, रहेंगे हमेशा। लेकिन जब भी हमें जरूरत पड़ी, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में मारा, बालाकोट में मारा, उरी में मारा, हमने सामने से मारा, अटैक करके मारा, कह के मारा, चैलेंज करके कि इसका बदला लेंगे। तो ये हमारी खासियत है। बिल्कुल। अच्छा सूद सर, देखिए ये जो बात कह रहे हैं सर, उस पे कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि हमने पहले भी मारा, अभी भी मारा, और वो तो पाकिस्तान जो है हर चीज को डिनाई करता है। वो तो आज की डेट में सोशल मीडिया से लेकर और तमाम मीडिया इतनी सशक्त है कि सारी बातें बाहर आ जाती है, वरना तो इनका बस चले तो ये तो मैच जो हम खेलते हैं जिसमें वो हार जाते हैं दिन दहाड़े, उसको भी ये बता देते कि नहीं हमने तो भारत को ही हमेशा हराया। ये तो स्थिति है। अब जो कुछ
भी हो रहा है, जैसा कि हम कह भी रहे थे कि आप हर चीज का जो भार है वो भारत पर नहीं डाल सकते, आप अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। और अब मुनीर को, शहबाज शरीफ को ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार उनका देश किस तरफ जा रहा है। खुशबू जी, ये कोई सोचेंगे नहीं, इनकी सोच ही अलग है। हाँ, ये बार हार के जीत जाते हैं। आप सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि आप 71 में आपके 93,000 सोल्जर हमारे कब्जे में थे और उनको छुड़ाया इन्होंने, हमने छोड़ दिया उनको, और तब भी ये बार जीत गए। ये तो हर एक बार जीतते हैं। जब कारगिल के अंदर घुस गए थे हमारे एरिया के अंदर, तो अब जब हमारी फोर्सेज उनको मारना शुरू किया तो उस टाइम पे पहुंच गई यूएस के पास कि हमसे बात करो, मैं छुड़वाओ। तो यूएस ने कहा भाई आप अपनी बात खुद करो, तो तब भी वहां पे इनके सोल्जर मारे गए थे बहुत से, लेकिन तब भी ये वार जीत गए। और आप देखिए कि ये तो आपका जो रिसेंट आपका अटैक हुआ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर है, वो भी कहते हैं हम जीत गए। इनका प्रोपेगेंडा तो इसी टाइप का। देखिए इनको ये कभी सीखेंगे नहीं। देखिए होता क्या है कि आदमी अपनी कंट्री चलाता है किसी रीजन के ऊपर, आपका इनका कोई एजेंडा होता है उसमें। इनका कोई एजेंडा नहीं, इनका एजेंडा ये है कि इनको तो चोरी करनी है, पैसे खाने हैं। देखिए आप देखिए इनके एयू खान थे, इनके जो आपके एक्सपर्ट जिनको कहा जाता है कि इनके न्यूक्लियर एक्सपर्ट थे, उन्होंने जगह जगह में इनके न्यूक्लियर आर्म्स बेचे, न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी बेची। एक्चुअली ये न्यूक्लियर बने थे, इनको बनाया था अमेरिका ने। वहाँ पे 40 इनके बड़े बड़े ट्रक्स आए थे, पूरे यूरोप को क्रॉस करके टर्की से पाकिस्तान पहुंचे और इनको कोटा में एक न्यूक्लियर प्लांट बना दिया, क्योंकि अमेरिका इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को खड़ा करना चाह रहा था। और उसके बाद इनके एयू खान जो थे, उन्होंने आपके ईरान को, इराक को, आपके बाकी कंट्री को, जैसे आपके इवन नॉर्थ कोरिया को अपने टेक्नोलॉजी दे दी। लेकिन जब इन पे इल्जाम लगा कि आपने दे दिया, तो इनका जी ये तो एयू खान ने दिया, तो उनको उसको जेल में डाल दिया। लेकिन जो वेस्ट है वो चुपचाप हो जाता है, उसके पास कोई एजेंडा मिलता नहीं। तो पाकिस्तान तो एक झूठ की फैक्ट्री है, पाकिस्तान आतंकी की फैक्ट्री है, पाकिस्तान को यही काम है, पाकिस्तान तो झूठ बोलता रहेगा। लेकिन कब तक इनकी बात मानेगा? अब पाकिस्तान क्या कहता है जी, मैं तो बीच के अंदर यूएस और ईरान के बीच में नेगोशिएट करूंगा। बीच में नेगोशिएट करा दिया, वहां पे टॉक्स फेल हो गई। लेकिन इन्होंने क्या किया, यूएस से कहा जी मुझे $10 बिलियन दे दो, क्योंकि मैंने आपके बीच में सुलह कराने की कोशिश की है। तो इनका तो यही काम है। और ये पैसे जो आते हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के पास तो जाते नहीं है, ये इनके जो आर्मी के चीफ्स हैं अपनी जेब में डाल करके चले जाते हैं। जो इन्होंने न्यूक्लियर बेचा है वर्ल्ड के अंदर, वो सारे के सारे पैसे तो इनके जो आर्मी के चीफ थे वो सारे के सारे ले गए और पाकिस्तान भूखा मर गया। अब ईरान के अंदर भी लोग बात करते हैं जी, ईरान को जैसे यूएस कह रहा है मैं ईरान को रिजीम के चेंज कर दूंगा, क्योंकि रिजीम चेंज कर नहीं पाया, ना कर पाएगा, क्योंकि वहां पे तो 60,000 लोगों को मार दिया था। दाम $2 का मिलता था, आज $2 लाख का मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। और ये हाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर 60% पॉपुलेशन इस टाइम पे गरीबी रेखा के नीचे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मरे जिए कोई नहीं, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट चलती रहेगी। गवर्नमेंट चलेगी क्योंकि इनको फॉरेन से सपोर्ट मिलती है, चाहे यूएस सपोर्ट करे चाहे चाइना सपोर्ट करे, तो इनकी झूठ की फैक्ट्री भी चलती रहेगी और इनका आतंकवाद का जो एजेंडा वो भी चलता रहेगा। आतंकवाद के जो पैसा जनरेट होता है, जो आपके यहाँ पे ड्रग्स बेच के पैसा जो जनरेट होता है, वो तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान है अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो यहाँ पे ना ये सोचेंगे ना इनको सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये तो सारे लोग आए हैं पाकिस्तान को लूटने और लूट के चले जाएंगे। और पाकिस्तान के लोग रोते रहेंगे, बिखराते रहेंगे कि हमें तो आटा नहीं मिलता, हमें दाल नहीं मिलती। वो सिचुएशन चलती रहेगी पाकिस्तान के अंदर, आज भी चल रही है, फ्यूचर के अंदर भी। बिल्कुल सूद सर, कहीं ना कहीं अब ये बात जो आप कह रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि जिस तरीके की स्थिति रही है चौधरी सर पाकिस्तान की, अगर यही स्थिति रही तो क्या लगता है सर आपको आने वाले समय में क्या पाकिस्तान थोड़ा सा समझ पाएगा कि नाउ इट्स टाइम, कि अब नहीं करना है ये, अब थोड़ा रुकना पड़ेगा? देखिए इस समय जो पाकिस्तान खुशबू जी बचा हुआ है वो 2 कारणों से बचा हुआ है, और तीसरा कारण इंपॉर्टेंट है जिसके मैं बाद में आऊंगा। पहला कारण है चाइना का CEPC, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, पहला कारण सबसे बड़ा। दूसरा कारण यह है जो अमेरिका नजर गड़ाए बैठा है बलूचिस्तान के मिनरल्स पे, जो खासकर जो मिनरल्स उसको चाइना से लेने पड़ते हैं, और चाइना में रेयर अर्थ मिनरल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी थोड़ी बहुत खपत पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन भंडार बलूचिस्तान में अवेलेबल है। 2, तीसरा कारण जो है वो इसलिए बचा हुआ है कि इंडिया ने अभी तक डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं किया है, क्योंकि हमारी सभ्यता ऐसी है कि हम नहीं करना चाहते जब तक कोई मजबूर ना करे। और दूसरा उसका एक काउंटर ये भी हो सकता है कि हम अभी शायद उस स्टेज में नहीं हैं कि जब हम इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं और
और हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है और हम वर्ल्ड में एक फोरम पे आगे रहना चाहते हैं, तो हम उसमें इंटरफेरेंस करें। तो बिल्कुल। देखिए ये 3 कारण हैं, तो इसलिए ये 3 कारण सिर्फ टूटने से बचा रहे हैं। पर आप देखिए कि बांग्लादेश में, क्या हम बांग्लादेश में घुसना चाहते थे? हाँ नहीं बिल्कुल ना। सर, हमें घुसना पड़ा प्रेसिडेंट था सर, समय की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया चौधरी सर आपका भी और सूद सर आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत